वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर। आज की क्लास आपके कंप्यूटर की होने वाली जिसमें कंप्यूटर की लगातार सीरीज चलने वाली थी। उस सीरीज के अंतर्गत कंटिन्यू इस सीरीज को लेक्चर में आज कंप्यूटर की मेमोरीज की बात हो रही थी, जिसमें प्राइमरी और कैशेस मेमोरी के बारे में जानकारी हो चुकी थी। अब आज की क्लास में लेक्चर में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानकारी आपको अवेलेबल कराऊंगा। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी पीछे जो भी लेक्चर बने हैं आर एस कंप्यूटर के, उन्हें पूरी लेक्चर को आप एक का चित्त होकर लीजिए, ठीक है। और जहां भी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण पाई जाती है कंप्यूटर में या मैथ क्लास में, तो आप मुझे कमेंट के बॉक्स के द्वारा द्वारा अवेलेबल करवाए या त्रुटिपूर्ण दोस्त को बताइए। और मेरे सुपरस्टारों, कैसे हैं हालचाल आपके? बढ़िया है सब, मौज में। आप सभी को और आप सभी की सपोर्ट के हिसाब से ये चैनल इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होता जाएगा। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए मुझे भी, और मैं इस बात की गारंटी के साथ वादा कर रहा हूँ कि जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा वो एकदम सटीक जानकारी के साथ और विस्तृत जानकारी के साथ ही मैं यहाँ लाऊंगा। अगर इससे अलावा और कोई भी त्रुटिपूर्ण दोष पाया जाता है तो आप मुझे पर्सनल अकाउंट जो मेरे मुकेश गढ़वाल चौधरी जयपुर के द्वारा है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे विशेष बात यह है कि आप कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा या अशब्द का अभद्र भाषा का शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि जिस प्रकार से यदि पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में अभद्र शब्दों का प्रयोग करके क्या साबित करना चाहते हो। तो मेरा कहना है राय यही है, जो भी आप कमेंट करें तो सोच समझ के कीजिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ खराब करते हो, दूसरे की लाइफ खराब ना करें, यही मेरा कहने का मतलब है। और आपको आज की मैं ज़्यादा समय का गवाते न है, सेकेंडरी क्लास मतलब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानकारी देता हूँ। अब सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने आपको अच्छी तरह से विस्तृत डिटेल में बता चुका था। जो भी आपके पीछे वाले वीडियोज हैं उनको लेक्चरों को आप अच्छी तरह से लीजिए, जहां आपको केस मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी की अन्य प्रकार की विस्तृत जानकारी है वो आपको जानकारी अवेलेबल होगी, और कंटिन्यू आप लेते रहिए। अब यहाँ मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करता हूँ। अब सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सेकेंडरी मेमोरी होती है जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के कारण, मतलब अपने इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी वहाँ अपनी मेमोरी को स्थायी रूपता से एक डेटा को स्टोर करके रखती हो, ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर आधारित होती हो। इसमें कहने की सीधी बात यह है कि ये एक एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में कार्य करती है। एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में कार्य करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी मतलब एक केस मेमोरी, आपको केस मेमोरी दिखाई नहीं देती है, वो अपने हर सीपीयू के मदरबोर्ड के अंतर्गत लगी रहती है, जिसे आपको नॉलेज नहीं रहता है, वह नगण्य के बराबर मानी जाती है। अब यहाँ आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी को आप किसी भी प्रकार से डेटा स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से आप डेटा को बढ़ा सकते हो, लेकिन वह किसी शर्तों के उपवर्षक के अनुसार ही बढ़ा सकते हो। आप यदि किसी ऐसी स्थिति में हार्ड डिस्क और इत्यादि सीडी रोम इत्यादि पेन ड्राइव, यह सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। अब मैं आपसे विस्तृत जानकारी के रूप में बताता हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानी जाती है, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानी जाती है, जो बाह्य आंतरिक कार्यों की इकाइयों को महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसों को महत्वपूर्ण संचालित रूप से कार्य को करती है। अब मैं आपको बताऊं कि सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल की तरह। अब आपको यह कारण पूछ सकता है कि इसमें नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल की तरह कार्य कर सकती है। आपको यह उदाहरण के रूप में पूछा जा रहा है, नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के रूप से जाना जाता है, और
इसकी अगर आपको पूछे कि इसे अन्य रूप से भी किस प्रकार से जाना जाता है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जितनी भी प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उस प्रकार के कार्य में करती है। अब यहाँ इसके कार्य पद्धति के बारे में जाना जाता है कि इसका कार्य या इसकी प्रोसेसिंग स्पीड किस प्रकार की होती है, कि इस सेकेंडरी मेमोरी की एक्स मतलब सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, प्रोसेसिंग या स्पीड मेंटेन कितनी है। इसकी स्पीड मेंटेन जो आपकी मेन मेमोरी होती है, आपकी मेन मेमोरी होती है उससे कम होती है। अब मेन मेमोरी आपको अच्छी तरह से नॉलेजपूर्ण ज्ञान है, जो आपने पहले पीछे बता चुका था कि आपकी मेन मेमोरी होती है, उस मेन मेमोरी से धीमी होती है इसकी स्पीड, ठीक है, कि मेन मेमोरी से धीमी इसकी गति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इसका प्रयोग मतलब इसका प्रयोग डेटा स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन को विस्तारित मतलब स्थायी रूप से यह स्थानांतरित रूप किया जा सकता है, स्थानांतरण ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसमें डेटा एवं इंफॉर्मेशन इत्यादि जो भी आपका डेटा सेव किया है, वो फाइल फोल्डर सेव किया गया है, वह एक अच्छी तरह से सेव हो सकते हैं, जिसमें आप कभी भी और किसी भी समय किसी भी टाइम पर आप अपडेट करा सकते हो या अपडेट कर सकते हो। यदि आपका कोई कंप्यूटर या इत्यादि चीज खराब हो जाती है या मदरबोर्ड खराब हो जाता है, तो आप उस एक्सटर्नल मेमोरी की वजह से, सेकेंडरी मेमोरी की वजह से आप उसको अच्छी तरह से निकाल सकते हो और आउटपुट कर सकते हो। और ये सीपीयू में सीधा उपयोग के रूप में, भाई ये सीपीयू है आपका, जो सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, ये मतलब इंफॉर्मेशन को एक्टिव तो बहुत करता है, लेकिन एग्जिट मतलब एक स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है, और सीधा कहने का मतलब सीधा यूज नहीं करता इसका। पहले इसके कई अनेक प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं से इनको गुजरना पड़ता है, और फिर इन गुजरने के बाद यह सीपीयू के रूप में कार्य करता है। और ये इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट के लिए जो आपकी रोटेशन मतलब इनपुट आउटपुट की रोटेशन के कार्य की पद्धति को वह अपने अच्छी तरह से सर्किल को एक्सेस करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि ये सेकेंडरी मेमोरी है ना, अपने कंटेंट को, ये सेकेंडरी मेमोरी अपने कंटेंट को पहले मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर करेगी। भाई अपना ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी जो भी अपना डेटा या ट्रांसफर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वह सबसे पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेगी, फिर इसके बाद मेन मेमोरी के अंतर्गत ट्रांसफर करने के बाद आपको जो भी प्रोसेसिंग प्रक्रिया होगी उसी के अनुसार यह कार्य पद्धति के अनुसार चलेगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या होती है। इनकी विशेषताओं के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इनकी विशेषता ये बताइए, क्या यह सेकेंडरी मेमोरी इस विशेषता का अनुसरण करती है या विशेषता में पालन करती है। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी क्या क्या विशेषता है। यह सबसे पहले तो यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय और ऑप्टिकल, यह ऑप्टिकल वह मैग्नेटिक मेमोरी होती है। जो बैकअप मेमोरी के रूप में कार्य करती है।
बैकअप मेमोरी के रूप में यह कार्य करती है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। और दूसरी इसकी विशेषता बताऊं कि यह बिजली बंद होने के बाद भी, भाई बिजली बंद होने के बाद भी यह डेटा को स्थायी रूप से, बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को परमानेंट स्थायी रखती है। ठीक है भाई, बिजली बंद होने के बाद भी यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर रखती है, जिसमें किसी भी प्रकार का यह भेदभाव नहीं करती है। जिसमें आपको बताया कि संग्रहित करती है या स्थायी करती है, स्टोर करती है, जिसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, जिसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब तीसरी चीज आपकी बताऊं, बड़े और भारी भरकम यानी लार्ज एंड वॉल्यूम्स, बड़े लागत के रूप में, बड़े लागत के रूप में ये लार्ज एंड वॉल्यूम्स, कम लागत से संग्रहित करती है। डेटा को ये स्टोर करती है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के रूप में। अब ये इसका उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, तो ये हार्ड डिस्क सबसे महत्वपूर्ण होती है। हार्ड डिस्क अच्छा खासा उदाहरण बहुत ही बढ़िया है इसका। हार्ड डिस्क ओके, इसकी विशेषता क्या है? सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ठीक है भाई, ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी के अर्थ को मैं बताऊं कि जिसमें आप किसी भी प्रकार का कितना भी डेटा स्टोरेज रख सकते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी में किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये आप कभी भी किसी भी समय किसी भी टाइम और किसी भी कभी भी आप उसको बैकअप टाइप के रूप में मेमोरी के रूप में सेव कर सकते हो किसी भी डेटा को। बिजली बंद होने के बाद ये किसी भी प्रकार, यदि आपकी बिजली ऑटोमेटिक आप किसी कार्य को प्रोसेसिंग के रूप में करते हो तो किसी भी रूप में आप प्रोसेसिंग के रूप में कार्य करते हो तो यह अपने डेटा को बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को संग्रहित या स्टोर स्थायी रखती है। अब इसी प्रकार यदि यह बड़ी लागत होती है, हाँ मैग्नेटिक मेमोरी में बहुत ही बड़ी मेमोरी, मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, बड़ी लागत की होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर हो जाता है तो यह किसी भी प्रकार की जानकारी को वह अपडेट करने में समय नहीं लेता है। किसी भी प्रकार की डेटा को स्टोर करने में यह समय नहीं लेता है। अब अगले नेक्स्ट कड़ी में मैं बताऊं, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी तुलना में यह बहुत ही कम डीबी होती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, धीमी होती है मतलब स्पीड में आपको सबसे पहले बता चुका था कि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की बहुत ही कम होती है। अब आपको मैं बताऊं, जो आपको मैंने लिया था कि हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव
और डिस्क ड्राइव ये होते क्या हैं और किस प्रकार से इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और कितनी थी यह अपनी प्राइमरी सिस्टम को विशेष तौर से रखते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये डेटा को किस तरह से स्टोर करके और अपनी अपनी एकता को मजबूत बनाए रखती है। किसी भी प्रकार की डेटा को आप स्टोर कर लो। तो नेक्स्ट करिए। आपको मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेकेंडरी मेमोरी है ना, उसके प्रकार के बारे में जो भी आपका डायग्राम है उस डायग्राम के अंतर्गत आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि वह डायग्राम के रूप में सेकेंडरी मेमोरी के कितने भाग है और वह सेकेंडरी मेमोरी के भी उप भाग हैं। उस उप भाग में कितने महत्वपूर्ण कार्य की इकाई करती है। तो आपको मैं बताऊं, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। इस सेकेंडरी मेमोरी के उपभाग दो है, एक तो स्क्वेचर, ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, एक डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, एक स्पिरिचुअल डिवाइसेस, ये दो भाग है। अब इसे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के कम से कम तीन भाग माने जाते हैं। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के तीन भाग माने जाते हैं। एक तो सबसे पहले मैग्नेटिक, जो आपको सबसे पहले मैंने बताया था मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिवाइस डिस्क और ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क है। और तीसरा आपके पास है सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब मैं आपको बताऊं कि यहां मैग्नेटिक डिस्क है। इस मैग्नेटिक डिस्क के भी दो भाग हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क है, इसके भी दो भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भाग है आपके फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब इस ऑप्टिकल डिस्क के भी चार भाग हैं जो आपको सबसे पहले मैंने आपको क्लास में करवा चुका हूं कि जो भी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी रोम, राइट और राइट अनेगल, वह भाग इसमें आते हैं। सीडी रोम, सीडी रोम, सीडी राइट, सीडी रीड और सीडी राइट, सीडी रीड और सीडी राइट रीडर, ठीक है। वहां रीड भी कर सकते हो और उस पर आप डेटा को लिख भी सकते हो। और दूसरी चीज आपके पास डीवीडी में आती है डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क में आती है डीवीडी। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आपके दो मेमोरी आती है, एक तो फ्लैश डिवाइस, फ्लैश, और एक एसडी कार्ड, एसडी जो आपकी मेमोरी कार्ड होती है ना, मेमोरी कार्ड, वो इसी में आती है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में, जहां एसडी एक्सटर्नल डिवाइस बोला जाता है, और फ्लैश ड्राइव, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क के भी तीन अन्य भाग होते हैं, तीन अन्य भाग होते हैं। जिप डिस्क,
जिप डिस्क, डिस्क पैक और विन सेक्टर डिस्क। ठीक है, यह आपके सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हुए इतने। अब आपको मैं बताऊं कि इन प्रकार तो इन प्रकारों को किस प्रकार से बांटा गया है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। यह प्रकार है जो बहुत ही बड़ी कंपटीशन हाई लेवल जैसे ओ लेवल और कंप्यूटर निर्देशक, कंप्यूटर टीचर के लिए भर्ती आती हो, उनके लिए इतना पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारे कंप्यूटेशन के क्षेत्र में ज्यादा विस्तार न देके एक ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती है, इन्हीं का है अध्ययन किया जाता है। भाई डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस का ही अध्ययन किया जाता है। जो आपको मैंने पढ़ाया कि मैग्नेटिक टिप, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क के बारे में अभी चर्चा करेंगे। और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत जो प्राइमरी मेमोरी आती है और कैश मेमोरी आती है, उसमें कंपोर्ट डिस्क है, सीडी, कंपोर्ट डिस्क रिटर्न रीड, कंपोर्ट डिस्क रिटर्न राइट और डीवीडी, इसके बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत जो आपकी एक्सेस डिवाइस होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती है, उसमें फ्लैश ड्राइव और एसडी कार्ड, एसडी कार्ड आ गए मेमोरी कार्ड। अब जहां आपके हार्ड डिस्क आती है और फ्लॉपी डिस्क आती है, मैग्नेटिक टिप के दो भाग है। हार्ड डिस्क के अंतर्गत जिप डिस्क और डिस्क पैक और विन चेक डिस्क इत्यादि प्रकार आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी चीज मैं आपको बताऊं कि हर कंपटीशन के क्षेत्र में और स्टोरेज की उपलब्धता को देखते हुए यहां आपका हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क और एसडी मेमोरी कार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण मेमोरियों के रूप में माना जाता है। अब इसी मेमोरी को आगे बढ़ाते हुए प्रोसेसिंग को में हार्ड डिस्क के बारे में आपको मूलभूत जानकारी होती है, वो किस प्रकार से आती है और वह किस प्रकार से कार्य को संपादित करती है। ठीक है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, ये मेरा यहाँ समझाने का उद्देश्य यह था कि कौन कौन से भाग में आपको उपयोगी है और कौन सी उपयोगी नहीं है। इसमें लगभग 5 मिनट खराब हुई है, लेकिन मैं यह है कि आप किसी पैटर्न के अनुसार समझ जाते हो या सिलेबस में क्या है या किस प्रकार की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको यह दुर्घटना से आप बच सकते हो और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क होती क्या है और हार्ड डिस्क के अंतर्गत किस प्रकार की ये प्रोसेसिंग करता है। हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये इसके बाद नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में जानकारी कर रहा है। यह एक डेटा स्टोर करने का, भंडारण स्टोरेज करने का डिवाइस है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की डेटा को आप डिवाइस के रूप में या कॉन्सेप्ट डेटा या फाइल के रूप में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। भंडारण की एक डिजिटल इकाई के रूप में माना जाता है। यह जितनी भी प्रकार की आप डिजिटल इंफॉर्मेशन डिजिटल इंफॉर्मेशन डिजिटल इंफॉर्मेशन को आप स्थायी रूप से इसको स्टोर करना चाहते हो तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग करोगे। ठीक है, और इसके बाद इसे एक या एक से अधिक तेजी से घूमने वाली, जो भी आपको घुमाई जाती है, घूमने वाली रैंकिंग चुंबकीय, मतलब आपकी मैग्नेटिक चुंबक, मैंने बताया था ना चुंबकीय टेप का इसमें लेप किया जाता है। लेप किया जाता है जिससे आप किसी भी प्रकार से डेटा को स्टोर कर दो।
आपको ये एक्सेस ये नहीं मांगेगा कि यह भंडारण क्षमता पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है, आप किसी अन्य हार्ड ड्राइव या एसडी कार्ड का प्रयोग कीजिए, नहीं, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक चुंबकीय ये टेप है बहुत ही अनंत होती है, जिसमें लगभग ये 812 की आपकी मैं लास्ट में एक सारणी बताऊंगा उसमें कितनी कैपेसिटी है। जो भी आपका यूजर होता है भाई, जो यूजर उपयोग करेगा इसका, यूजर उपयोग करेगा, वो उसकी सतह पर, मदरबोर्ड की सतह पर कार्य को पढ़ने, रीड एंड राइट का दोनों का कार्य वह कर सकता है, दोनों का वह कार्य कर सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की अशुद्धि या त्रुटिपूर्ण दोष नहीं पाए जा सकती, क्योंकि वहां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिजिटल डिस्क ड्राइव होती है जो स्टोर रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी ढंग से प्रयोग करता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार से आप बिजली कट जाने या पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कट जाने पर ऑफ हो जाती है तो यह अपने डेटा को बरकरार रखता है। आप इसमें घबराने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है कि अब पावर सप्लाई कट हो गई तो क्या हम इस डेटा को फिर से रिस्टोर या प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव की क्षमता और प्रदर्शन 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव, मतलब टेराबाइट, मैंने बताया था कि 1 टेराबाइट 1000 गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट के बराबर, यानी 1000 टेराबाइट डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट की होती है, जहां 1 जीबी बराबर अरब बाइट्स की क्षमता होती है। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डेटा रिट्रीव किया गया है उसके अनुसार मापी जाती है, डाटा रेट। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इसकी भंडारण क्षमता बहुत ही अधिक, क्षमता से अधिक है। किसी भी प्रकार की डेटा को स्टोर कर लो, ये अपने आप डेटा को स्टोर कर लेगा, फाइल सेव रख देता है भाई। मेमोरियों के रूप में डेटा भंडारण की क्षमता में अधिकतर टेराबाइट का प्रयोग किया जाता है। गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट के और भी होते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में और हमारे हाल चलन में लगभग टेराबाइट और जीबी का ही प्रयोग किया जा रहा है। इससे अधिक मेमोरी वाली प्रयोगों को अभी तक मैंने तो नहीं देखा है, और हमारी किताबों भी यही बताती है कि 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट होती है। अब 1000 गीगाबाइट में अनेक अरब 1000 गीगाबाइट में अरब, एक मतलब 1 अरब बाइट्स। अब बाइट्स क्या होते हैं? बाइट्स एक छोटा बिट होता है, मेमोरी का बिट होता है। मैं आपको पूरी रूप से बताऊंगा कि यह सबसे छोटी मेमोरी भंडारण क्षमता की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और कौन सी नहीं है, वो कल वाली क्लास में कराऊंगा, जहां आपको स्टोर क्षमता क्लियर हो जाए। अब आपकी नेक्स्ट कड़ी में चलता हूं कि आपकी किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। अब मैंने बताया कि ऑप्टिकल डिस्क है, जो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, सीडी रिटर्न, राइट एंगल ये आती है। अब ये ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की इसमें भंडारण क्षमता आती है, कितने प्रकार आते हैं, उनके बारे में मैं जानकारी करता हूं थोड़ी। ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क एक वर्ताकार थाली के रूप में, है ना, वर्ताकार थाली के रूप में मानी जाती है या होती है, जिसमें आप किसी भी प्रकार से डेटा को स्टोर कर सकते हो और किसी भी प्रकार से वह रह सकता है, सेव रह सकता है। और अलग अलग आकार में थाली वर्ताकार होती है, अलग अलग आकार में होती है, अलग अलग आकार होगा एक तो सबसे पहले, और अलग अलग ही इसका भंडारण क्षमता होगी, अलग अलग ही इसकी भंडारण क्षमता होगी, अलग अलग ही इसकी भंडारण क्षमता होगी। सबसे लोकप्रिय डिस्क है आपकी, सबसे लोकप्रिय डिस्क है ना,
आपको ये पूछ लिया जाता है कि सबसे लोकप्रिय डिस्क कौन सी है, वो भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत। सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय डिस्क कौन सी है, सबसे लोकप्रिय डिस्क कौन सी है, वो आपकी है WORM, राइट ऑप्टिकल रीड मेमोरी। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए। रोम, WORM, राइट ऑप्टिकल रीड मेमोरी, यह है इसकी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस जो भी आपकी मेमोरी आती है इसके रूप में। अब इसके के अंतर्गत भी भाग कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड करने वाली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और रिटर्न करने वाली। ठीक है, इसके प्रकार समझ लेना आप। और डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क ये इनकी मेमोरी आती है। ठीक है, राइट ऑप्टिकल रीड और मेमोरी, जिसमें आपके अनेक भाग आते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड करने वाली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और रिटर्न करने वाली, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये मेमोरी आती है। इससे मेमोरी के अंतर्गत चलते हुए अब आगे से विस्तार करते हुए मैं आपको बताऊं कि इनकी भंडारण क्षमता कितनी है और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं और इनकी लैब कितनी थी है, इनकी कैपेसिटी और लैब के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। और यहीं से गारंटी के साथ कहता हूं आपको, ये सेकेंडरी मेमोरी है। इस सेकेंडरी मेमोरी में जो भी आपको WRM मैंने आपको बताया ना, WROM, इसमें आपको भंडारण क्षमता, स्टोरेज क्षमता से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भंडारण क्षमता से इस प्रकार के कॉम्पैक्ट डिस्क में हर प्रकार से किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में उतर जाइए, किसी भी प्रकार की हो, आपको भंडारण क्षमता के रूप में एक तो ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। अब मैं इसके रूप में बता रहा हूं कि ये इनकी कैपेसिटी क्या है। देखो, सबसे पहले CD रीड की देखो पहले, फिर CD रीड और राइट। ठीक है, फिर DVD रोम, फिर DVD प्लस R, फिर DVD प्लस रिटर्न, फिर DVD RDL, इनकी क्षमता है। यह तो प्रकार हो गई, टाइप हो गई भाई, इस टाइप की ये होगी। अब इसकी स्टोरेज क्षमता, कैपेसिटी, अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। CDR, ये जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क राइट करने की, रीड करने वाली मेमोरी है, इसकी भंडारण क्षमता 600 से 700 MB तक। ठीक है, 600 से 700 MB तक। और CD राइट की भी 650 से 700 मेगाबाइट मेगाबाइट। अब DVD रोम, आप देखें कि DVD का नाम आ रहा है तो भंडारण क्षमता सर्वाधिक आएगी। इस भंडारण क्षमता सर्वाधिक आएगी तो जीबी में आएगी, जीबी में आएगी तो लगभग कितनी आएगी 4.7 गीगाबाइट। इसी प्रकार DVD रिटर्न करने वाली मेमोरी आती है DVD में, उसमें भी 4.7 गीगाबाइट। इसी प्रकार DVD रिटर्न और राइट करने वाली मेमोरी आती है जिसमें 4.7 गीगाबाइट आती है। इसी प्रकार DVD रीड ड्यूलर लर्निंग वाली मेमोरी आती है जिसमें भंडारण क्षमता 8.5 GB गीगाबाइट आती है।
ये क्वेश्चन हुए। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी प्रकार की लेयर आती है। उस लेयर से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह लेयर कौन सी है। भाई आपकी सीडी राइट करने वाली मेमोरी होती है, उसमें एक आती है, और डीवीडी रिटर्न करने वाली भी एक रहती है, डीवीडी रोम वाली भी एक होती है, डीवीडी प्लस आर 7.1 एक। यहां आपके पास दो लेयर आती है, यहां आपके पास दो लेयर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यही पड़ता है कि सर्वाधिक क्या भंडारण क्षमता 8.5 जीबी रहती है, क्या इससे सर्वाधिक रहती है? बिल्कुल रहती है, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी मेमोरी का काम हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसका ही तो प्रयोग हुआ है, कोई हार्ड डिस्क से सर्वाधिक अधिक थोड़ी हुई है। तो हाँ, इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है कि आपका जो भी भंडारण क्षमता है इससे 8.5 से भी अधिक हो सकती है, कितने भी हो सकती है। ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, उसी की जानकारी के तहत स्टोरेज क्षमता बताइए। और यहाँ लेयर पूछा जाता है कि सीडीआर की लेयर एक होती है, सीडी रीड राइटिंग की एक, रोम की भी एक, और आर की भी एक, और आरडीएल की दो होती है लेयर। हो गई। अब कुछ मेमोरियां और बची है, फिर आपकी मेमोरी वाला चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अब इसके बाद मैं देखता हूं किस प्रकार के टॉपिक करूं। जनरल इंफॉर्मेशन, कल जनरल इंफॉर्मेशन की क्लास रहेगी, जिसमें कोई और बाकी रह गया हो वह पूर्ण रूप से करवा दिया जाएगा। भाई भंडारण क्षमता में या किसी भी प्रकार की छोटी मोटी इकाई रहती है, उसके बारे में जानकारी कर दी जाएगी कल वाली क्लास में, ठीक है। और आज लगभग नहीं, आज पूरी आपको क्लास मेमोरी की भंडारण क्षमता के रूप में पूरी पूर्ण रूप से हो जाएगी। और कल में जितने भी मतलब कुछ छोटी चीजें बची है उनकी भी एक बार क्लास ले लूंगा, जिससे आपके हर प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कंपटीशन के क्षेत्र में आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। और फिर आपके अनुसार एमएस वर्ड का मतलब एमएस ऑफिस है, उसको चलाने की कर रहा हूँ भाई। एक बार एमएस ऑफिस है, उसकी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगी वो क्लियर करवा दूंगा एक बार। फिर आपके बाद में या इंटरनेट सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि, एसएसओ इत्यादि साइन इन राजस्थान के कम्युनिकेशन किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी सभी की जानकारी अलग से क्लास, जिस प्रकार से कड़ी जुड़ती जाएगी, आप भी उस प्रकार से सपोर्ट करते जाएंगे, सपोर्ट के अनुसार काम होगा। यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी निठला होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं निठला होकर बैठूंगा तो आप क्या करोगे। जितना आपका हो सके उतना आप मुझे सपोर्ट करें, और उससे दुगुना आपको मैं सपोर्ट करके आपसे मतलब जहां मेरी कोशिश रहेगी बढ़िया से बढ़िया अफेक्ट के रूप में आपको चीज अवेलेबल करा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में आप देखो, हर क्षेत्र के अंतर्गत भीड़, आप भीड़ से हटकर अलग चलोगे, मतलब भीड़ से अलग होकर काम करोगे, तभी हमारी जय जयकार होगी। यदि हम इसी भीड़ के अंतर्गत रहकर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो, वह कभी भी नहीं होगा। आपको उस भीड़ से अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उस अलग रास्ते से आपको बहुत कठिनाई प्राप्त होगी। उस कठिनाइयों को प्राप्त करने से आप झिझक ना रहे। जितनी भी कठिनाई होगी, यदि आप एक बार कठिन और मुश्किलों का आसान या सामना करना सीख गए, तो कभी भी जिंदगी में मैं चैलेंज करके साथ करता हूं कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड के अंतर्गत हार के नहीं आओगे, आप अपनी जीत का हासिल करके आओगे, ये मेरी गारंटी के साथ है। तो मेरे कहने का बात यही है, आप किसी भी क्षेत्र में उतरो, या तो मन से पढ़ाई करो नहीं, और यदि मन से पढ़ाई कर दिया तो आप उस क्षेत्र से खाली हाथ नहीं लौटोगे, ये मेरा वादा है। तो अब समय को गवाते नहीं, क्योंकि लगातार क्लास लेने के बीच बीच में यदि मोटिवेशन आ जाती है, कोई 2-3 लाइन, तो उसमें हमारा भी बैलेंस बिगड़ने वाला, तो वो भी कंप्लीट
क्लियर हो जाता है और आपका भी मनोबल टूटता नहीं है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट होती कौन सी है डिस्क? रोम, राइट, रोम। कंपोर्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मेमोरी होती है, ये इसको रिकॉर्डेबल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। या इसका आप इस तरीके से भी मतलब निकाल सकते हो, राइट वंस, राइट वंस, रीड मेनी, राइट वंस रीड में, इसका फुल फॉर्म ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और यदि इसका दूसरा भाग देखें या अर्थ देखें, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल यानी सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसका अर्थ बताया मैंने पूरा कि ये मेमोरी किस प्रकार से कार्य करती है। WORM का अर्थ है कि राइट वंस रीड मेनी या कंपोर्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मेमोरी होती है जिसमें आप किसी भी प्रकार से डाटा को, इंफॉर्मेशन को जानकारी के रूप में सेट कर सकते हो। जो रिकॉर्डेबल मेमोरी होती है CDR के रूप में, उसको उच्च माध्यम के रूप से एक ही डाटा को आप अनेक बार से स्टोर कर सकते हो। यदि इसमें आप डेटा को स्टोर कर लिए, उस स्टोर होने के बाद एक बार ही डेटा आपको पास सेव होगा, वंस टाइम ही डेटा सेव रहेगा, इसके बाद में आपके पास डेटा सेव नहीं रहेगा, इसलिए बड़ी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताऊं कि कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट, दूसरी चीज आती है कि कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट, जिसमें आप इसी मेमोरी के साथ अपने एक्सेस रीडिंग भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार से अशुद्धि नहीं होती है, जिसमें सूचनाएं कई बार मिटा भी सकते हो और इसमें आप सूचनाओं को मिटा भी सकते हो। मतलब कहने की बात यह है कि CDROM, आप किसी भी प्रकार की सूचनाओं को आप किसी भी प्रकार से कितने भी टाइम, वंस अनेक टाइम बार आप मिटा भी सकते हो और फिर से आप लिख भी सकते हो, इसका कार्य ये होता है। अब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे बढ़िया चीज है DVD, वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। मैंने पहले बताया कि ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आप जितनी भी फुल फॉर्म आती है ना, उन फुल फॉर्मों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि फुल फॉर्म से बहुत अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फुल फॉर्म यदि हमारे को याद हो जाती है, हर कंपटीशन के क्षेत्र में आती है। और मैं जो भी आप पीछे कल वाली क्लास में लगभग जितने भी आपके पास फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आए हैं वो एक तो वो क्लियर करूँगा, और मेमोरी की जो भी बिट्स से लेकर जहाँ टेराबाइट तक थे उनकी क्लास होगी, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी जिसमें मेमोरी और फुल फॉर्म के रूप में एक मिश्रित क्लास रहेगी जो आपको झिझकने की जरूरत ना पड़े। अब इसमें यह कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो कितनी GB होती है, 4.7 से 8.5 GB
4.7 से 8.5 जीबी तक होती है। ये एक एकल परत के रूप में, मतलब जो आपकी एकल परत के रूप में होती है, सिंगल परत के रूप में होती है, वह कार्य करता है। और इसमें अनेक प्रकार की फिल्मों या डाउनलोड, मतलब किसी भी प्रकार से मूवी बना सकते हो। मूवी स्टोरेज करने में और डेटा स्टोरेज एवं इंफॉर्मेशन इत्यादि को आप स्टोरेज के रूप में रख सकते हो, जिसमें आपका ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी, ऑडियो, वीडियो एंड गेमिंग रिकॉर्डिंग इत्यादि फंक्शन कार्य कर सकते हैं इसमें। मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क में से डीवीडी में ऑडियो, वीडियो, मूवी इत्यादि तरह के कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया आता है। और ये बहुत ही बढ़िया उच्च गुणवान की होती है, उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाली मेमोरी होती है। अब आपकी नेक्स्ट ब्लू रे डिस्क, जो बहुत ही महत्वपूर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्टिकल डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, बल क्यों रे, कहीं बल क्यों रे, डिस्क बल क्यों, की को बल क्यों, आप लोग कंप्यूटर को बढ़ गो। ब्लू रे डिस्क, अब ब्लू रे डिस्क का मतलब होता है जो भी आपकी ये भविष्य में, भाई फ्यूचर में डीवीडी होती है, उस डीवीडी को आप स्टोर में अठा दिया या स्टोरेज कंप्लीट हो सकती है। मतलब किस प्रकार से समझो, ब्लू रे डिस्क, आप डीवीडी की जगह ले सकते हो इसको। यदि आपके पास डीवीडी नहीं है तो आप ब्लू रे डिस्क के रूप में स्टोरेज डाटा सेव कर सकते हो। जो आपका डीवीडी कार्य करेगी उतने ही इनका कार्य करेगी, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता सर्वाधिक होती है। आपकी डीवीडी की कितनी थी, डीवीडी की आपकी कितनी थी, डीवीडी की आपकी थी 4.7 से 8.5 जीबी तक थी। लेकिन ब्लू रे डिस्क की आपके पास 50 जीबी से बाहर भी हो सकती है। 50 जीबी तक भी आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, मूवी, ऑडियो, किसी भी प्रकार से। 50 जीबी से 500 जीबी तक भंडारण क्षमता में सर्वाधिक कौन सी रही, यही रही ना, भंडारण क्षमता में सर्वाधिक यही रही, सर्वाधिक क्षमता वाली। इसकी तुलना में, डीवीडी की तुलना में पूछ रहा हूं मैं। उच्च घनत्व वाली डेटा स्टोर होती है, जिसमें रिकॉर्डिंग लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। लेजर बीम, इसमें जो भी आपकी प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर के अंतर्गत विकिरण आती है, उसी प्रकार ये भी लेजर बीम की तरह कार्य करता है, जिसमें डेटा स्टोर करते हो वो लेजर बीम की तरह कार्य कर और संपूर्ण कार्य की इकाई को संपूर्ण करता है। पेन ड्राइव, ये एक छोटा सा पोर्टेबल यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव जो छोटा सा आपका यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियल बस, उस पोर्टेबल की तरह होता है, जिसमें आप अपने डेटा और स्टोर को, किसी भी प्रकार से जानकारी को रख सकते हो। इसमें कम से कम कैपेसिटी 16 जीबी, 32 जीबी कितनी भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें अपने सुपर कंप्यूटर है उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हो। अपने भविष्य में आपकी जानकारी को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास मोबाइल या फोन पूर्ण रूप से स्टोरेज में हो जाता है तो उस भंडारण क्षमता से अपर्याप्त विस्तारण को करने के लिए आप पेन ड्राइव का प्रयोग कर सकते हो। और मैं मेरी क्लास को या मेरी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मेरी सबसे आपकी यही विनती है कि आप अच्छी तरह से पढ़े, अध्ययन कीजिए एकत्रित होकर, और
जहाँ भी पीछे की क्लास रही है उन पूरी क्लासों को एक रूप से, एक टिक रूप से, सटीकता से इस रूप से लीजिए। और रीड नोट्स की बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जिस प्रकार से मूवी देखते हो उस मूवी का अनुसरण कीजिए, अपने रील बनाइए। जब आप रील बनाओगे उस रील से आप मूवी बनाओगे, उसी से आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ही बेटर रहेगा और बढ़िया रहेगा। और पीडीएफ की बात रही तो लगभग लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया काम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका एक ही काम है, आप मुझे भी सपोर्ट करते रहो और अपना खुद का चैनल समझ के अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप ही मेरे सुपरस्टार हो। आप ही की हिसाब से आप देख लेना, आप इस भाई को रुलाना चाहते हो या आप इसकी बात रखना चाहते हो। जो आपके सामने ये बात कह रहा हूँ वो मैं एक इच्छित होकर और सब ध्यानपूर्वक रख कर कह रहा हूँ। और जो भी मैं आपके पास यहाँ चीज़ या कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ वो अच्छी तरह से करा रहा हूँ। और कोई भी त्रुटिपूर्ण दोष पाई जाती है तो मुझे अवगत कराए। ठीक है, और बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, छोटों मोटों का भी सम्मान कीजिए। अगर छोटों को देखकर आप देख लोगे ना ये तो छोटा है क्या करेंगे, नहीं सर, आप जिससे ज्ञान मिले उसी से, मतलब आपको छोटे से ज्ञान मिले तो उसी का आप अवगुण कीजिए और बड़े से ज्ञान मिले तो करिए। लेकिन मैंने कल वाली क्लास में भी एक दिन बोला था कि ज्ञान आप अच्छी तरह से किसी भी तरह से किसी भी फील्ड से लो, लेकिन जो आपको अच्छा लगे और आपको कोई नेगेटिव स्रोत ना पड़े वही आपको चीज़ स्रोत यानी स्रोत आपको एक्सेप्ट करना है। यदि आप गलत चीज़ के अंदर डूब जाते हो इसी स्थिति में तो आप कभी भी सक्सेसफुल की किनारे पर नहीं जा सकते। जा सकते हैं लेकिन टाइम धक्के के अनुसार जाएंगे। तो ठीक है, मैं मेरी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जय हिंद।